Question number 28. Explain high level jet condenser or barometric condenser. Barometric condenser. छोड़ क्या होता है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन. इसका इंट्रोडक्शन क्या है? As the name suggests, the condenser shell is placed at high level 10.36 meter. Therefore it is called एक जना बोलो, अविनाश साथ में बोलो बेटा. It is called, अविनाश, अभिनव, जो भी जिसका सुन रहा आवाज एक बार साथ साथ बोलो. मेरे बता रहा है कि तुम सुन रहे हो. It is called high level jet condenser. Anybody? Yes sir. हाँ बेटा बोल, साथ में बोलिए. As the name suggests, this condenser shell is placed at high level, that is 10.36 meter, है ना. ये कितना होता है बेटा? अपने खंबे से भी ज्यादा होता है. एक इलेक्ट्रिक पोल होता है, उससे भी ज्यादा होता है. Therefore it is called high level condenser. है ना. दूसरा है, ये बोलना मेरे साथ, as it is based on the principle of barometer. It is called, therefore it is called barometric condenser. Barometric condenser. ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया. क्या समझ में आया? देखो इसमें अपन ने क्या पढ़ रहे हैं. अपन पढ़ रहे हैं हाई लेवल. अपन देख रहे हैं हाई लेवल जेट कंडेंसर किसे कहते हैं और बैरोमेट्रिक कंडेंसर किसे कहते हैं. अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है ना, या ऑब्जेक्टिव में भी अपन को ध्यान रखना है. इंट्रोडक्शन कहता है, एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम कहता है, द कंडेंसर शेल इज प्लेस्ड एट हाई लेवल. इसका जो कंडेंसर शेल है वो हाई लेवल पर रखा जाता है. कहाँ से? जमीन से. हाई लेवल 10.36 मीटर फ्रॉम ग्राउंड. ये और लिख लो, फ्रॉम ग्राउंड, है ना. 10.36 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल, जमीन से 10.36 मीटर पर रखा जाता है. Therefore it is called, इसलिए इसको क्या कहते हैं? Therefore it is called high level jet condenser. दूसरा, ये बैरोमेट्रिक के प्रिंसिपल पर वर्क करता है. इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैरोमीटर. बैरोमीटर का एक प्रिंसिपल है, उसके ऊपर ये काम करता है, इसलिए इसको बैरोमेट्रिक कंडेंसर भी कहते हैं. चलेगा. सेकंड पॉइंट लेते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं. दूसरे पेज पे आता है, दूसरा पॉइंट आता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बैरोमेट्रिक कंडेंसर. दिस इज प्रिंसिपल. दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, दूसरा आ गया प्रिंसिपल. है ना. इसका सिद्धांत क्या है? देखो,
अगर मैं बड़ा बैरोमीटर क्या कहता है? बड़ा ये है पानी H2O है ना, और ये है मरकरी, पहला वाला मरकरी है, पहले वाला है ये है Hg मरकरी, और ये है पानी H2O, ठीक है, ये पानी है, ठीक है। तो अगर किसी कटोरी में एक कैपिलरी ट्यूब, ये दोनों क्या बेटा, ये दोनों है कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब, ये दोनों कैपिलरी ट्यूब है, कौन कौन सी, ये दोनों। तो अगर इन दोनों में एक में मरकरी भरा जाए और एक कैपिलरी ट्यूब, एक कटोरी में, ये बाउल हो गए, दोनों बाउल हो गए, है ना, बाउल, बाउल मतलब कटोरी, सिंपल। अगर किन्हीं कटोरियों में एक में पानी लेकर एक कैपिलरी ट्यूब को उल्टा लटकाया जाए, उल्टा डुबाया जाए, तो वो पानी उस कैपिलरी ट्यूब में, बिल्कुल पतली ट्यूब होती है ना, ये थोड़ा बड़ा दिखा रखा है, इस पतली ट्यूब में, बाल जैसी ट्यूब होती है, इस ट्यूब में ये पानी कितना 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 मीटर चढ़ जाता है, 760 mm पानी इसके अंदर चढ़ जाता है। ये पानी 760 mm, पानी नहीं, मरकरी, मरकरी पारा कितना चढ़ जाता है बेटा, 760 mm पारा चढ़ जाता है, ठीक है। और पर अगर इस मरकरी की जगह पानी भर दिया जाए तो ये पानी को कितना चढ़ने के लिए कितनी बड़ी ट्यूब चाहिएगी, 10,336 या 360 कर दो,
10,000 10,360, ठीक है। mm की जगह चाहिएगी, mm हाइट चाहिएगी, मतलब ब्रैकेट में कितना हो गया 10.36 मीटर की ट्यूब चाहिएगी, तो पानी उसमें चढ़ पाएगा। ये बैरोमीटर होता क्या है कि वायु का जो दाब होता है अपना, वो यहाँ पर एक्ट करता है बेटा, इस जगह पर। ये वायु का दाब, तो ये पानी का दाब इस पे इस जगह से एक्ट करता है नीचे, तो ये पानी को ऊपर चढ़ाता है। सेम ये इसको मरकरी को, सेम इसी तरह से पानी पे जो दाब होता है वो ऐसे पानी पे लग के जो उसको ऊपर चढ़ाएगा। क्योंकि पानी हल्का है और मरकरी भारी है, मरकरी 13.6 भारी है, तो ये खाली 760 mm ही चढ़ पाता है, जबकि ये पानी कितना चढ़ जाता है 10.36 मीटर। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ, ये जो लिखा अपन ने फिगर क्या बनाया, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ बैरोमीटर, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ बैरोमीटर। इसको बैरोमीटर का सिद्धांत बोलते हैं। अरे अविनाश समझ में आया क्या? समझ में आ रहा बेटा, क्लियर कट। मरकरी भरेंगे तो क्या कितना चढ़ेगा 760 mm, जबकि अगर अपन ने पानी भर दिया तो 10.36 मीटर। ये इसका प्रिंसिपल है, चलेगा। बनाया तुम लोगों ने? बना लो इसको, और नहीं तो ये मैं भेज दूंगा उसको, बाद में बना लेना, अभी समझते जाओ। चलो नेक्स्ट आता है अपन, अगला कहता है, तीसरा पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट आता है बेटा। थर्ड पॉइंट प्रिंसिपल के बाद अब आता है अपना, उसका डायग्राम बना लेते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ बैरोमेट्रिक कंडेंसर। अब देखो, अभी अपन ने क्या पढ़ा, कंडेंसर को कहाँ रखना है अपने को, कंडेंसर को टॉप पे रखना है ना। कंडेंसर को टॉप पे रखना है। ये कंडेंसर शेल, और नीचे अपने को क्या चाहिए, ये अपने को नीचे चाहिए शेल, है ना। अब देखो, पुराना
हमारा डायग्राम देख के इसके नाम बताओ बेटा, इनके इन पंप्स के नाम बताओ और क्या क्या चीजों के नाम बताओ। देखो अपन ने क्या देखा, सबसे पहले इसका नाम क्या हुआ, व्हाट इज दिस, दिस इज कंडेंसर शेल, बहुत बढ़िया। फिर इसका नाम क्या हुआ, हॉट वेल, गरम कुआ। फिर बड़ा इसका नाम क्या हुआ, कूलिंग पॉन्ड, बहुत बढ़िया, कूलिंग पॉन्ड, ठंडा पानी का कुआ। ठीक है, अब इन पंप्स के नाम बताओ, पंप्स के नाम बताओ। सबसे पहले ऊपर वाला AEP, इसका नाम FP, इसका नाम CWCP, चलेगा? ठीक है। अब देखो ऊपर से क्या आ रहा है, ये गरम गरम क्या आ रहा है, स्टीम, एग्जॉस्ट स्टीम, और यहाँ से क्या आ रहा है, ये पानी। तो ये दोनों मिक्स होंगे, पानी इधर से आ रहा है, ये पानी आ रहा है, और कोल्ड वाटर, दोनों मिक्स होंगे। तो यहाँ पर बीच में क्या चाहिएगी, परफोरेटेड ट्रे, ये परफोरेटेड ट्रे है ना, ताकि एकदम पानी नीचे नहीं गिर जाए, खड्डे होंगे इनमें ट्रे में, तो पानी और ये दोनों मिक्स होकर यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हॉट वाटर, यहाँ क्या बन जाएगा, हॉट वाटर बन जाएगा, बिल्कुल है ना। और स्टीम नीचे क्यों आएगी, क्योंकि AEP इधर नीचे है तो खींच रहा है नीचे, पानी और दोनों मिक्स होकर आएंगे, इसलिए जेट कंडेंसर है। अब खास चीज जो इसमें दिखानी है वो है बेटा, ये जो हाइट है यहाँ से लेके ये जो हाइट है, ये हाइट दिखानी तुम्हारे को 10.36, ये हाइट है, ये हाइट अपनी है 10.36, 10.36 मीटर, ये हाइट। इस हाइट से क्या हुआ, यहां पर कौन सा पंप चाहिए पानी को बाहर निकालने के लिए, CEP चाहिए ना अविनाश, यहाँ पे CEP चाहिए ना। पर चूंकि अपन ने इसको ऊपर रख दिया है तो अब CEP की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पानी, गर्म पानी, जैसे ही पानी ऊपर भरने लगेगा ये पानी नीचे आना शुरू हो जाएगा अपने आप, बिना CEP के। इस पंप का यूज क्या है, इस कंडेंसर का उपयोग क्या है कि इसमें CEP की जरूरत नहीं होती है, CEP हमें नहीं जरूरत होती है, क्योंकि हमने इसको खाली कंडेंसर शेल को 10.3 मिनट रख दिया। तो चूंकि जैसे ही पानी ऊपर रखते हैं प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ते ही ये पानी अपने आप निकलने लग जाता है और वापस खाली हो जाता है, ऑटोमेटिक कंडेंसर खाली होने लग जाएगा। बात समझ में आई है? अंदर क्या है, अंदर वैक्यूम है, अंदर वैक्यूम है, तो वैक्यूम होने से मतलब अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो अंदर कम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर पे कोई चीज निकल नहीं सकती। पर चूंकि अपन ने इसको ऊपर रख दिया है, इसलिए ये बैरोमीटर का सिद्धांत जैसे बताता है कि इस हाइट तक तो वायुमंडलीय दाब होता है, और जैसे ही पानी ज्यादा भरेगा, वायुमंडलीय दाब ज्यादा हो जाएगा, तो पानी ऑटोमेटिक नीचे आने लग जाएगा। ये और पानी, गर्म पानी ऑटोमेटिक नीचे आने लग जाता है, CEP की जरूरत नहीं होती है। इज इट ओके? अरे थोड़ा बहुत समझ में आया? अभिनव समझ में आया बेटा? कितनी चीजें हुई, कंडेंसर शेल 1, दूसरा हुआ हॉट वेल 2, तीसरा कूलिंग पॉइंट 3, तो स्ट्रक्चर और 3 पंप AEP, CWCP और FP, और ये 3.6 मीटर ये लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखना है इसमें, ये लिखते ही अपना पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये आपका स्कीमेटिक डायग्राम। अब आता है चौथा पॉइंट, अपन सर्किट लिख लेते हैं। चौथे पॉइंट में चौथा पॉइंट हो जाएगा, चौथा पॉइंट है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ये कौन डिस्टर्ब हो रहा है, इसको बंद करो, जिसकी भी आवाज आ रही है। कंस्ट्रक्शन वर्किंग, तो बेटा देखो क्या क्या चीजें हैं, एलिमेंट्स है ना। कंस्ट्रक्शन वर्किंग में कितने एलिमेंट्स काम में आए, एलिमेंट्स कौन कौन से काम में आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्किंग में? हाँ बेटा, सबसे पहले कंडेंसर शेल, दूसरा एलिमेंट हॉट वेल, तीसरा एलिमेंट कंडेंसर शेल, हॉट वेल और कूलिंग पॉइंट। अविनाश बोलता था बेटा? यस सर। 3 तो एलिमेंट्स ही हो गए। और पंप्स कौन कौन से हो गए? AEP,
CWCP और FP, है ना? FP है। बस, और यहीं पे लिख लो CEP लिख के काट दो, यो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना? नॉट रिक्वायर्ड। एलिमेंट्स ही हो गए, ठीक है, 6 एलिमेंट्स हो गए। अब अपन इनका फ्लो डायग्राम देख लेते हैं, पानी कहाँ से जाता है और स्टीम और दोनों के फ्लो डायग्राम देख लेते हैं। अगले पेज पे देखते हैं फ्लो डायग्राम, अगला पॉइंट देखते हैं, इसी का चौथे पॉइंट का अगला पॉइंट है फ्लो डायग्राम। हमेशा फ्लो डायग्राम बना देना, फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम। किस किस का बेटा फ्लो डायग्राम? दो चीजों का, एक तो बनाते हैं स्टीम का फ्लो डायग्राम, स्टीम कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कैसे बन रही है, और दूसरा बनाते हैं अपन वाटर का फ्लो डायग्राम, पानी कहाँ से आया और क्या कन्वर्ट हुआ। सबसे पहले देखो स्टीम कहाँ से आती है बेटा, स्टीम सबसे पहले कहाँ से आती है, स्टीम सबसे पहले आती है, बताओ स्टीम कहाँ से आती है? फ्रॉम टरबाइन, है ना? एग्जॉस्ट फ्रॉम द टरबाइन, ठीक है, तो स्टीम आ रही है एग्जॉस्ट फ्रॉम द टरबाइन, एग्जॉस्ट स्टीम, एग्जॉस्ट स्टीम कहाँ से? फ्रॉम द टरबाइन, है ना? फिर ये कहाँ जाती है बेटा, एग्जॉस्ट स्टीम कहाँ जाती है? कंडेंसर शेल में जाती है, कंडेंसर शेल के अंदर जाती है। ये अंदर क्यों जाती है? अंदर जाके अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, तो सबसे पहले किससे टकराती है? परफोरेटेड ट्रे से टकराती है, परफोरेटेड ट्रे से टकराती है। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, इसमें परफोरेटेड ट्रे से टकरा कर फिर क्या करती है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है? स्टीम किसमें कन्वर्ट होती है? कंडेंसेट में कन्वर्ट हो जाती है ना? और कंडेंसेट में कन्वर्ट हो जाती है, कंडेंसेट में। और फिर टेल पाइप से, टेल पाइप मतलब जो लंबा पाइप है ना, उससे अपने आप ऑटोमेटिक कहाँ चली जाती है? हॉट वेल में चली जाती है। कहाँ चली जाती है बेटा? हॉट वेल में चला गया, कंडेंसेट बन गया, हॉट वेल में चला गया, और हॉट वेल से कहाँ चला जाता है? टू बॉयलर या और कहीं जहाँ भेजना वहाँ पे चला जाता है। अरे ठीक है क्या? टू फीड पंप, ये फीड पंप दे दो इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। टू फीड पंप एंड फिर बॉयलर, ये टू फीड पंप, टू फीड पंप। और फीड पंप से अपने आप अगला क्या होता है? फीड पंप का अगला पॉइंट टू बॉयलर, फीड पंप से बॉयलर में जाता है, कोई तरीका नहीं है, या और कोई जहाँ जरूरत नहीं वहाँ पे, तो इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। अरे ठीक है क्या, समझ में आया? एक बार बोलना, एक बार बोल बेटा, सबसे पहले क्या हो रहा है? एग्जॉस्ट स्टीम कहाँ पहुँच गए? फिर कंडेंसर शेल, फिर परफोरेटेड ट्रे, फिर कंडेंसेट, फिर कंडेंसेट बन जाता है, हाँ, फिर टेल पाइप, टेल पाइप से होते हैं हॉट वेल में, और फिर फीड पंप से बॉयलर में। बस ये इसको बोलते हैं स्टीम ऐसे घूमती हुई बॉयलर तक पहुंच गई वापस, ठीक है। आई कहाँ से थी स्टीम? एग्जॉस्ट स्टीम टरबाइन से आई थी, है ना? ये टरबाइन से शुरू हुई थी, इसमें टरबाइन वाली दो, एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम टरबाइन, टरबाइन से आई थी, है ना बेटा? ठीक है। अब वाटर का क्या हुआ? देखो वाटर, देखो वाटर कहाँ से उठता है? सबसे पहले पानी कहाँ से आता है बेटा? कूलिंग, बताओ कहाँ से उठा रहे हैं अपन? कूलिंग पॉन्ड, कूलिंग पॉन्ड से CWCP, CWCP से कंडेंसर शेल, कंडेंसर शेल का टॉप पे एंटर करता है ना, टॉप में ऊपर से डालता है। फिर किस पे टकराता बेटा? परफोरेटेड ट्रे, ये भी तो वहीं पे टकराएगा, परफोरेटेड ट्रे। उससे टकरा के फिर क्या करता है? कंडेंसेट बन जाता है। कंडेंसेट बन के क्या हो जाता है? कंडेंसेट बन के टेल पाइप, बाकी सारा सिस्टम होगा वही, फिर टेल पाइप में चला जाता है, ठीक है। टेल पाइप से कहाँ चला जाता है? हॉट वेल में, हॉट वेल में, बस यहाँ तक ही लिख लो उसको, हॉट वेल तक, बस इतना बहुत है, हॉट वेल। और हॉट वेल से वापस जो ओवरफ्लो होता है वापस कूलिंग पॉइंट में चला जाता है, वापस कूलिंग पॉइंट में चला जाता है। सही है? हॉट वेल वाला समझ में आया? इसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसको एक मिनट, ये देखो इसको जोड़ना पड़ेगा, ये इसमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा यहाँ से, थोड़ा सा लेवल डिफरेंस रख के यहाँ से ये कनेक्ट कर दो, ये इससे ये कनेक्ट होता है। इसका जो टॉप है ना बेटा, इसको इसे जोड़ दो, ताकि ये पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा ना तो इसके अंदर जाता रहेगा, ठंडा होता रहेगा पॉन्ड के अंदर, ये यों, ठीक है, समझ आया? ये यों, है ना? ठीक है। ये पानी यहाँ से हॉट वेल से कूलिंग पॉइंट में जुड़ जाता है, थोड़ा सा लेवल डिफरेंस होता है, बस इतना, इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। एक बार बोल के बता, वाटर का क्या हुआ? सर्कुलिंग पॉइंट CWCP से कंडेंसर शेल में, फिर परफोरेटेड ट्रे से होते हुए कंडेंसेट बन जाएगा, फिर टेल पाइप से
हॉट वेल में चला जाएगा, फिर से हॉट कूलिंग बॉल में जाएगा। बस ये इसको आपने लैंग्वेज में लिख लेना है। लैंग्वेज मतलब जो लाइन में लिखना ना, ये लिखा, ये डायग्राम बना के फिर इसको लैंग्वेज में लिख लो ताकि तुम्हारा जो लिखना हो जो हो जाए। तो ये अपना वर्किंग और कंस्ट्रक्शन का पार्ट। कंस्ट्रक्शन तो मैंने पहले देख लिया, ये वाला ये कंस्ट्रक्शन हो गया। वही किस किस से बना हुआ, दिस इज कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स, कौन कौन से कंस्ट्रक्शन हो गया। और ये अपना अगला पॉइंट, ये सारा वर्किंग हो गया, फ्लो डायग्राम में वर्किंग हो गया, है ना। ठीक है, तो अब आता है लास्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आता है पांचवा पॉइंट आता है बेटा, फिफ्थ पॉइंट आता है। अपन ने क्या क्या देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, प्रिंसिपल देख लिया, डायग्राम देख लिया, कंस्ट्रक्शन वर्किंग देख लिया। अब आता है इसका सेलिएंट फीचर, इसकी मुख्य, इसका है ना, इसका खासियत क्या है, व्हाट इज द मेन खासियत क्या है इसके, ना इस क्या बोलते हैं कंडेंसर शेल की, क्या नाम है इसका, बैरोमीट्रिक कंडेंसर की, व्हाट इज द स्पेशलिटी, तो उसको बोलते हैं सेलिएंट फीचर। इसकी स्पेशलिटी क्या है यार, ऐसा क्या है, सबसे पहली स्पेशलिटी है बेटा इसकी, सबसे पहली स्पेशलिटी है ड्यू टू हाई लेवल कंडेंसर शेल, कंडेंसर शेल ड्यू टू हाई लेवल कंडेंसर शेल। कंडेंसर शेल कहां पर है, ड्यू टू हाई लेवल कंडेंसर शेल, no need of CEP, ये खास चीज है इसकी, इसमें CEP की जरूरत नहीं है। क्या CEP क्या है, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द यूज, ड्यू टू हाई लेवल कंडेंसर शेल देयर इज नो नीड ऑफ CEP, देयर इज, इसमें CEP की जरूरत। और देखो, अगर एक पंप अगर अपना बच जाता है तो रनिंग कॉस्ट कितनी बच जाती है ना, और इनिशियल कॉस्ट कितनी बच जाती है। सो नो रनिंग कॉस्ट ऑफ CEP की रनिंग कॉस्ट नहीं होती है ना। देयरफॉर एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट इज इंक्रीज्ड, एफिशिएंसी इंक्रीजेस, है ना, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इंक्रीजेस, इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अरे समझ में आया क्या भाई, जब रनिंग कॉस्ट कम पड़ जाएगी तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना अपने आप ही, है ना। ठीक है, ये अपना इसका मेन पॉइंट हो गया। बहुत है, इतने 5 पॉइंटों में अपन ने एक छोटा सा अच्छा सा इसको एक्सप्लेन कर लिया। किसी को कुछ पूछना है क्या, मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। आज अपन इतने रखते हैं, कल देंगे अपन इजेक्टर टाइप ऑफ जेट कंडेंसर। ठीक है, कल का दिन अपने पास, कल ही अपना जेट कंडेंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने क्या पढ़ाया, एक बार वापस समरी करता हूं एक बार। देखो सबसे पहले हमने शुरू किया बेटा, हाई लेवल जेट कंडेंसर क्या होता है। तो हाई लेवल का दूसरा नाम है बैरोमेट्रिक कंडेंसर, है ना। ये अपना जेट कंडेंसर का तीसरा टाइप है ना। 2 टाइप तो हो गए अपने, लो लेवल पैरेलल फ्लो, लो लेवल काउंटर फ्लो। और पैरेलल और काउंटर फ्लो का मतलब अपने को समझ में आ गया। अब यहाँ पर अपन ने क्या, उन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, तो हमने पैरेलल फ्लो लिया है यहाँ पे। तो अब क्या कहता है इंट्रोडक्शन में, क्या कहता है कि सबसे पहले कि जैसे कि नाम बताते हैं कि 10.36 मीटर हाइट पर रखना पड़ता है ना, खंबे जितनी हाइट से ऊपर रखना पड़ता है कंडेंसर शेल को, तो इसलिए इसका नाम हाई लेवल है। और चूंकि ये बैरोमीटर के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए इसका नाम बैरोमेट्रिक कंडेंसर है। फिर हमने क्या देखा कि इन दोनों का सिद्धांत देखा, अगर मरकरी पढ़ते हैं कटोरी में तो वो 760 mm चढ़ता है, यही तो बैरोमीटर होता है, दिस इज कॉल्ड बैरोमीटर। और इससे हम वायुमंडलीय दाब नापते हैं। ठीक है बेटा, ये बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये नोट कर लेना बेटा, ये स्पेशल चीज है, यहाँ कहीं लिखो तुम, यहाँ लिखो, बैरोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बैरोमीटर मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। तुम लोग अपनी कार के टायर का दाब नापना हो तो क्या करते हो, प्रेशर गेज यूज करते हैं, है ना। ऐसे वायुमंडल का दाब नापना हो कहीं का तो क्या यूज करेंगे, बैरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब हिमालय पे कितना है, रेगिस्तान में कितना है, समुद्र में कितना है, या समुद्री सतह पे कितना है। तो इसके लिए ये बैरोमीटर होता है बेटा। ऐसे बिल्कुल सिंपल एक कटोरी होती है, एक छोटा सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर पारा भरा होता है और उसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब लटकी होती है, कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। उसके अंदर जितना पारा चढ़ जाता है उस स्थान का प्रेशर होता है। अगर उसके पारे की जगह पानी भर दें तो वो इतना मीटर ऊपर चढ़ जाता है, 10.36 मीटर, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल है, समझ में आएगा सबको। बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जबकि टायर का प्रेशर नापने के लिए प्रेशर गेज मिल जाएगा, ठीक है ना। प्रेशर गेज, मैनोमीटर, ये सब प्रेशर गेज, मैनोमीटर, तो ये सब चीजें ना, ये किसी वस्तु का दाब नापती है। पर वायु का दाब कौन नापेगा? वायुमंडल का दाब बैरोमीटर नापता है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट, ये डायग्राम बनाया, 6 पॉइंट होते हैं, कंडेंसर शेल, हॉट वेल और कूलिंग पॉइंट, और 3 पंप होते हैं। ये वाला पंप सीईपी की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर हमने देखा कंस्ट्रक्शन में ये 6 चीजें होती है, हमने नाम लिख दिए। फिर अगला देखा हमने कि फ्लो डायग्राम में स्टीम कहां से कहां तक गई और वाटर कैसे कहां से कहां तक पहुंचा। और फिर लास्ट में हमने देखा इसका सैलिएंट फीचर क्या है कि इसमें सीईपी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसकी रनिंग कॉस्ट नहीं होती है, तो इसका एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, ठीक है। क्या मेरे हिसाब से समरी सफिशिएंट है? ठीक है। चलो किसी को कुछ पूछना है?